ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि पेन जो है वो कितना भी इंटेंस क्यों ना हो, वो नेगेटिव पेन नहीं। पेन में कुछ गलती नहीं है। क्यों नेगेटिव नहीं है? क्योंकि पेन हमारा बॉडी का इंटेलिजेंस, एक लिविंग बॉडी का इंटेलिजेंस खुद जनरेट करता है। वो भी एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे कि बोवेल मूवमेंट में भी कभी कभार कुछ खा लेने पर, जैसा तैसा खा लेने पर डायरिया करके बॉडी में से उस जहरीली चीज को बाहर निकालना जरूरी है। वैसे ही अलग अलग बॉडी के पार्ट्स की जरूरत पड़े तो उसकी कार्य की जो स्पीड है ना, जो गति है ना, वो बढ़ जाना बहुत जरूरी है। जैसे आपके बॉडी में अगर कोई इंफेक्शन होता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई भी बाहर की फॉरेन बॉडी आपके बॉडी में अंदर आ जाती है कि जो आपके जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका शरीर है, आपका ढांचा है, उसे डिस्टर्ब कर सकती है। तो उसे बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर इम्यून सिस्टम का काम बढ़ा देता है। तो इम्यून सिस्टम का काम बढ़ गया, जब डायरिया करने से तब बॉवेल मूवमेंट के काम बढ़ गया। उसी तरह से जब आपको सेंसेशन, छोटे से छोटा सेंसेशन भी बड़ा फील करवाना है, तब हमारी जो नर्व्स है, हमारी जो चेता तंतु है, देखिए जैसे तंत्रिकाएं कहते हैं हिंदी में, तो वो जो नर्व्स है, जो पूरी नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, पूरा स्पाइनल कॉलम है, उसमें से जो भी सारी नर्व्स निकल रही हैं, जो हमें संवेदनाएं देती हैं, वो सारी संवेदनाएं जो है वो बढ़ जाती है। वो सारी नर्व्स जो है वो अपना काम बढ़ा देती है। आप इमेजिन कीजिए कि जहां आपको एक्यूप्रेशर का या मसाज का प्रेशर बहुत अच्छा लग रहा है, उसी जगह पे कुछ चोट लगने पर या सूजन आने पर आपको हल्का सा भी कोई टच करता है तो भी दर्द होता है। तो वो दर्द हमारा शरीर खुद ला रहा है। कब क्या कार्य बढ़ाना, क्या कार्य कम करना, वो हमारे शरीर का खुद अपना इंटेलिजेंस है। जिसने आगे के हमारा 1 मंथ का पूरा जो नेचुरल हीलिंग प्रोग्राम था उन्होंने अटेंड किया, उनको पता होगा कि हमने सत्व की बात की थी। तो लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सत्व, यानी हमारे बॉडी का अपना इंटेलिजेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटेलिजेंस। तो वो खुद लाता है पेन। पेन नेगेटिव तो है नहीं, लेकिन फिर भी पेन हमें जो फीलिंग देता है वो सुख की फीलिंग तो है नहीं। ऐसा ही थोड़ी हम ऐसे गुजराती में दुखावो कहते हैं। वो पीड़ा देता है, वो दर्द देता है, वो दुख देता है, कहीं ना कहीं दुख के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उससे दूर भागते हैं। हम दूर भाग रहे हैं लेकिन वो पेन बढ़े नहीं, और ज्यादा न हो, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम अभी देखेंगे पेन की वजह क्या है। जैसे डॉक्टर येशा ने कहा कि पेन की एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पे जॉइंट पेन की। हम उस पेन की बात नहीं करें जो इंजरी वाला। इंजरी वाले में तो आपको इंजरी से बचना है, सीधी सी बात है। अगर इंजरी हो गई है तो उसके बाद भी बॉडी जो कह रहा है वो करो। अगर आपको मूवमेंट पे पेन हो रहा है तो मूवमेंट मत करो, वो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो डीजेनरेशन हो रहा है, यानी कि नए सेल्स जो हैं वो सही से बन नहीं रहे, उसमें क्या करना? तो जैसे डॉक्टर येशा ने कहा कि डीजेनरेशन और एक है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी नए सेल्स बनना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर येशा ने कहा था, मैं उस एग्जाम्पल को फिर से दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से लिंक कर पाए। एक 50 साल की लेडी है जो सुबह शाम 3 से 4 दफा या उसके जो भी रूटीन में सीढ़ियां चढ़ना उतरना है, 3 मंजिले की है या 5 मंजिले की है, वो सालों से उधर ही रहती है। ठीक है, तो 20-30 साल से वो उधर ही रह रही है और रोज उसके रूटीन के अनुसार सीढ़ी चढ़ उतर करती है। बाकी का घर का काम भी जितना हो रहा है उतना ही हो रहा है। आप सब लोग समझ सकते हैं कि 50 साल की उम्र तक आते आते उसका काम कम हुआ होगा, ज्यादा तो नहीं हुआ होगा। ऐसी लेडी में जहाँ पे उसका काम मान लेते कॉन्स्टेंट है, ऐसे हम कई सारे केसेस देखते हैं कि उनका काम कॉन्स्टेंट है, उसके बावजूद भी उनके बॉडी में डीजेनरेशन दिखा, यानी जो हम कहते हैं कि घुटनों घसा, घुटने का घसा, जो डीजेनरेशन चेंजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ तो वो दिखाए। यही हो सकता है कि किसी के केस में घुटने का दर्द है, किसी के केस में कमर का दर्द है, किसी के केस में गर्दन का है, किसी के केस में एल्बो का है। कोई भी जॉइंट में जहाँ पे जॉइंट पेन ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली शुरू होता है, उसे हम डीजेनरेशन की कारण में समझेंगे, डीजेनरेशन की वजह से वो हो रहा है, ऐसा हम समझेंगे। अभी उस केस में क्यों डीजेनरेशन हो रहा है? उस सेल में काम तो उतना ही हो रहा है, यानी डीजेनरेशन बढ़ा नहीं है, डीजेनरेशन एक्चुअली तो उतना ही है।
रीजनरेशन कंपेरेटिवली कम हो गए, ये उतना ही है लेकिन रीजनरेशन कम हो गया। जब रीजनरेशन कम हो गया तो इसकी कंपैरिजन में डीजनरेशन हमें लगा बढ़ने। जो टूट रहा था यानी वो खोखला हो रहा था, वो खोखला हो रहा था और सामने नया बन नहीं रहा। तो क्योंकि सामने नया बन नहीं रहा था ना, इसलिए डीजनरेशन हमें दिख रहा है और उस स्थिति को हम डीजनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन एडवाइस दे दी जाती है, डॉक्टर एशन का ना कि लोग करते क्या, तो कॉमन एडवाइस दे दी जाती है कि अभी आपकी उम्र होने लगी है, अभी आपके बॉडी में ये डीजनरेटिव चेंजेस होने लगे हैं, तो आप जो है काम कीजिए, चलना फिरना कम कर दीजिए, इस पार्ट की मूवमेंट कम कर दीजिए। घुटनों में दर्द होता है तो घुटनों की मूवमेंट बिल्कुल मत कीजिए, घुटना मोड़ने से दर्द होता है तो घुटना मोड़ना बंद कर दीजिए, सीढ़ी चढ़ने से तकलीफ होती है तो सीढ़ी चढ़ना बंद कर दीजिए, अगर टॉयलेट पोजीशन में इंडियन में नहीं बैठ सकते तो वेस्टर्न टॉयलेट दबा दीजिए। तो ये कॉमन एडवाइस दी जाती है। चलो हम मान लेते हैं कि इससे डीजनरेशन थोड़ा सा और भी कम होगा, जो डीजनरेशन जितना हो रहा था उससे कंपेरेटिवली कम होगा, लेकिन क्या उसका मतलब ये हो गया कि डीजनरेशन बढ़ने लगा? यहाँ पे आपका घुटना फर्दर डीजनरेट नहीं होगा, लेकिन जो डीजनरेट हो चुका है वो रिपेयर भी ऐसे नहीं होने, वो रिपेयर कब होगा? जब रीजनरेशन भी अच्छे से इंप्रूव होगा। और रीजनरेशन कब होगा? जब बॉडी अपना काम करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी वापस इकट्ठा कर पाएगा। हमारा शरीर तो कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है कि रीजनरेशन भी उतना ही होता है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई जैसा है। अगर डिमांड है तो बॉडी सप्लाई करने की पूरी पूरी करता है, अगर कोई बॉडी पार्ट काम कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता बनी रहे ऐसी कोशिश हमारा शरीर करता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है रीजनरेशन की, इसको जिन लोगों ने वो हमारा 1 मंथ का प्रोग्राम समझा है, उसमें हमने पूरा एक सेशन लिया था न्यूट्रिशन के ऊपर। तो ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस हम विद इन अ मंथ और 2 इसके ऊपर पूरा 10-15 दिनों का कार्यक्रम भी करेंगे। ये न्यूट्रिशन जो है अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो ये हर लाइफस्टाइल डिजीज में आपको काम लगेगा। न्यूट्रिशन यानी सिर्फ ये नहीं कि आप जो खा रहे हैं ना उसका डाइजेशन हो, नहीं, हम जो खा रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी न्यूट्रिशन है। वो डाइजेस्ट हो, वो एब्जॉर्ब हो, हमारे शरीर का हिस्सा बने, हमारे शरीर के हर सेल उसे यूटिलाइज करें, उसका एक प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट दूसरी प्रोसेस में इस्तेमाल हो, और जब उसका कोई भी पार्ट इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है तो वो शरीर से बाहर निकल जाए, वो न्यूट्रिशन। तो आपके बॉडी में कोई एंजाइम बन रहे हैं, कोई हार्मोन बन रहे हैं, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन बन रहा है, आपके बॉडी में वाइटामिन बन रहे हैं, ये सारी चीजें किस प्रोसेस के अंतर्गत हो रही हैं? न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंतर्गत। इतना ही नहीं, आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना पचाने के लिए जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं ना, जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हो रहे हैं, वो भी तो आपने जो पहले खाया उसी में से बने। और वो कैसे होगा? वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस। न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो एक लिविंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस कम कब हो सकती है? यानी मैं वापस यहीं पे हूँ, मैं मुद्दे से भटका नहीं हूँ, मैं रीजनरेशन कम क्यों हुआ है उसी पे बात कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन कम क्यों हुआ है, रीजनरेशन कम क्यों हुआ है? क्योंकि ये कार्य करने के लिए या तो उसके पास, इसमें दो चीजें इस्तेमाल होती है, मटेरियल और एक है एनर्जी। कोई भी कार्य करने में दो चीजें चाहिए, एनर्जी और मटेरियल। हमारे पास मटेरियल्स की आज की डेट में तो कमी बिल्कुल नहीं। आप जो खा रहे हैं उसमें कैल्शियम भी है, उसमें वाइटामिन भी है, आप अलग से वाइटामिन की सप्लीमेंट भी लेते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे कि वो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आप वाइटामिन की सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, कई लोग तो नॉनवेज भी खा रहे हैं, कई लोग तो रोज दूध भी पी रहे हैं। किसी भी प्रकार से मटेरियल जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उसकी कमी नहीं है। तो फिर कमी कहाँ है? कमी है एनर्जी, लिविंग एनर्जी। ये वो एनर्जी नहीं है कि जो आपको ग्लूकोन डी पीने से आ जाती है, वो सिर्फ एक्साइटमेंट है, वो सिर्फ स्टिमुलेशन है। जैसे सिगरेट पीने से किसी को स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे चाय पीने से किसी को मिलता है, जैसे कोई भी शुगर ले लेने से उनको स्टिमुलेशन मिलता है, वो एक स्टिमुलेशन है, वो एनर्जी नहीं। ये एनर्जी है जो आप सुबह में नींद पूरी करके उठते हैं तो आपकी जो रात का पूरा थकावट है वो पूरा निकल जाता है, वो ये एनर्जी।
वो ये एनर्जी है जो कुछ भी ना करने से बचती है, कुछ भी ना करने से वो बढ़ती है। ये वो एनर्जी है जो आपके शरीर के अंदर हो रहे हर कार्य में इस्तेमाल हो रही। खाना पचाने में ये एनर्जी यूज हो रही है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो बात करने में, किसी की आवाज सुनने में, समझने में, आप मुझे सुन रहे हैं तो भी ये एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। ये एनर्जी का इस्तेमाल जब किसी एक या दो या तीन कार्य में ज्यादा हो जाता है, हद से ज्यादा, तो जो मूल कार्य होते हैं जहाँ पे वो एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए, वहां पे इतनी एनर्जी बचती नहीं। जैसे मैंने कहा ना, रीजनरेशन शरीर का अपना एक कार्य है, न्यूट्रिशन बॉडी का अपना एक कार्य है। न्यूट्रिशन करने के लिए बॉडी के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। न्यूट्रिशन में भी बहुत सारे पार्ट्स हम समझ सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, एक हो गया डाइजेशन का, एक हो गया एलिमिनेशन का, एक हो गया किसी न किसी तरह से एक वाइटामिन या एंजाइम्स बनाने का, हम इस तरह से उसे ऑटोलाइसिस का जिसे हम कहते हैं वो हो गया। तो अगर एक डाइजेशन के काम में या एलिमिनेशन के काम में, इन दो काम में मैं सबसे ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर देता हूं, तो जो हमने तीसरा कहा ऑटोलाइसिस, जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स बनाता है, जिसकी वजह से जो मेंटेनेंस होता है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसे एसिमिलेट करते हैं, जो भी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस चीज को एसिमिलेट करते हैं, वो नहीं होगा ना। ये कब होगा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा हेवी भोजन करते हैं, आपको भूख लगती है, बहुत तगड़ी भूख लगती है, लेकिन आप भूख से ज्यादा खा लेते हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा खा लेते हैं। फिर खाने के बाद आपको लाइटनेस लगता है, आपको सॉरी हैवीनेस लगता है, नींद आती है और आप सो जाते हैं। आप सो गए, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप बिस्तर में पड़े हैं, आप कोई सोच विचार नहीं कर रहे हैं, आपका बॉडी डाइजेशन कर लेगी। हाँ, अगर उस समय पे वो भी इग्नोर करके कोई काम करेंगे तो डाइजेशन भी नहीं होगा, तो इनडाइजेशन। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे इनडाइजेशन हुआ, या आपने ऐसी कोई चीज खा ली कि जो डाइजेस्ट नहीं होने वाली, तो बॉडी उसे निकाल देती है। जैसे अभी करेंगे कई लोग कि कच्ची मेथी का जूस पिएंगे, पालक का जूस पिएंगे। पालक और मेथी पचने में बहुत भारी, गाजर भी पचने में, बीट बहुत पचने में बहुत भारी। जब उसका कच्चा जूस लोग पीते हैं ना, तो उनको सिंपली लूज मोशन जैसा मोशन आने लगता है। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति हो तो उसको लिटरली डायरिया होगा, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति तो उसको क्या लगेगा कि मेरा पेट साफ हो गया ये पीने से। लेकिन उसमें उसने जबरदस्ती, जैसे कैस्ट्रॉल ऑयल लेके या कोई लेक्सेटिव ड्रग लेके हम अपने बॉवेल से जबरदस्ती करते हैं, वैसा उन्होंने जबरदस्ती किया। तो जबरदस्ती किया यानी एलिमिनेशन में जितनी एनर्जी यूज होनी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी यूज हो गई। तो अधिक मात्रा में भोजन लेने से डाइजेशन में ज्यादा एनर्जी यूज हो गई। पेट साफ न होने पर कोई ऐसी चीज ले लेने से, उकाड़ा लेने से, या कोई ऐसा जूस, कच्चे वेजिटेबल का जूस ले लेने से हमने एलिमिनेशन में एनर्जी को ज्यादा वेस्ट कर दिया। तो भी इन सभी चीजों में जो बाकी के न्यूट्रिशन के फंक्शन है उसमें एनर्जी कहाँ से इस्तेमाल हो? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे एलिमिनेशन में तो मैंने ये आपको एक चीज बताई बॉवेल मूवमेंट की, इसके अलावा और भी चीज हो सकती है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट को जो कचरा आ रहा है उसे बाहर निकालने के लिए बॉडी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। ये हम गाड़ी पे चलते हैं तो ये इतना धुआं ट्रैफिक का, ये जो धुआं, अभी दिल्ली की धुएं की हालत बिल्कुल खराब है, तो वो अंदर आ रहा है तो उसे बाहर निकालने बॉडी पे नहीं जाता। हम जॉइंट पेन से दूर नहीं गए। जॉइंट पेन तब बढ़ता है जब रीजनरेशन कम होता है। रीजनरेशन कम तब होता है जब न्यूट्रिशन की प्रोसेस सही से नहीं चलती। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में एक मटेरियल होता है और एक एनर्जी होता है। मटेरियल तो हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एनर्जी। तो इस एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो रीजनरेशन अपने आप शुरू होगा। ये एक लाइन का आंसर। नेचुरोपैथी की हर डिसीज में, हर रोग में डाइट और लाइफस्टाइल यहीं पे आकर, मटेरियल्स आपको सारे मिल जाएंगे आपके डाइट से, लेकिन लाइफस्टाइल जो है ना, जो आपकी लिविंग एनर्जी है, उसको आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, उसको आप कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, कहाँ आप वाइटलिटी को कंजर्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप अपने शरीर की जो क्षमता है वो बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीजें आप समझते हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिस में, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो योग है, चाहे वो किसी भी प्रकार की फिजियोथेरापी थेरापी चल रही है, चाहे वो आप आइस लगा रहे हैं, गर्म शेक कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उन सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे और उन सभी का महत्व क्या है, उन सभी की लिमिटेशंस क्या है, वो एक्चुअली कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो हम चीजें अभी समझने की कोशिश
करते हैं। डॉक्टर येशा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पेन का सेंसेशन अगर हम मार देते या पेन का सेंसेशन अगर नहीं रहता तो हमें नुकसान होता है या फायदा होता है? तो हम सभी ने समझा नुकसान। तो ये चीज हमें समझनी है कि नेचुरोपैथी में कभी भी जो लोग आइडियल नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग कभी भी पेन को सप्रेस करने की बात नहीं करेंगे, वो पेन को मैनेज करने की बात करेंगे। तो ये दो अलग चीज है, पेन सप्रेशन और पेन को मैनेज करना। पेन को मैनेज करना यानी क्या कि आप पेन को बेर कर पाए, उस लिमिट में पेन को ला दिया, या आपकी टॉलरेंस की कैपेसिटी को, आपकी सहन शक्ति को बढ़ा दिया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये हमारा इंटेंशन रहता है। और इसके साथ ही साथ जो फर्दर रीजनरेशन नहीं हो रहा है, जो रीजनरेशन बढ़ता जा रहा है, रीजनरेशन कम होता जा रहा है, उसको कैसे रिवर्स किया जाए उसके ऊपर भी पैरेलली काम चलता है। ठीक है, तो हम इन दोनों चीजों पे बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन प्रैक्टिस है, पेन किलर ड्रग्स। पेन किलर ड्रग्स हो या कोई भी ऐसा केमिकल हो, इंजेक्शन हो, पैरासिटामोल का इंजेक्शन हो, बहुत ज्यादा फीवर है या बॉडी एक हो रहा है तो पैरासिटामोल का इंजेक्शन दे दिया, क्रोसिन दे दिया, देयर आर मेनी पेन किलर्स। तो ये पेन किलर्स जो है ना, ये इसको हम हमारे पेशेंट्स को जनरली कहते हैं कि दे आर नॉट पेन किलर्स बट दे आर एक्चुअली नर्व किलर्स। ये नर्व्स को किल करते हैं। नर्व्स यानी आपकी चेतनाएं, आपकी तंत्रिकाएं, जिसके माध्यम से आपको संवेदना पता चलती है, ठंडा, गर्म, तीखा, खट्टा, मीठा। समझ रहे हैं? जैसे राजेश भाई अभी आप एक पोजीशन में बैठे हैं तो हो सकता है कि एक ही पोजीशन में बैठे रहने से बॉडी के एक ही प्रकार के, एक ही तरफ के मसल ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हो, फिर जब उनकी कैपेसिटी से ज्यादा समय हो जाएगा तो आपको पेन होगा एंड यू विल हैव टू चेंज द पोजीशन। आपको पोजीशन चेंज करनी है। अगर एक पोजीशन में बैठे रहने से दर्द होगा, कंफर्ट डिस्कंफर्ट होगा, तो आपको पोजीशन चेंज करनी रहेगी। लेकिन अगर आप नहीं चेंज करते तो पेन होगा। आपको उसी पोजीशन को बनाए रखना है ड्यू टू फॉर एनी रीजन। आपको विराट कोहली के जैसे वर्ल्ड कप खेलना है या कुछ भी करना है तो आप क्या करते हैं कि मैं कुछ मेडिसिन ले लेता हूँ, पेन किलर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो यह करना है, मुझे तो यह करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो वहां पे इंजरी कंटिन्यू। उस केस में पेन किलर होना नहीं चाहिए, पेन को किल नहीं करना चाहिए। नर्व किलर है, ये आपकी नर्वस इंजर नर्वस सेंसेशन को कम करता है। जो लोग कंटिन्यूअसली पेन किलर लेते हैं, रिसर्च ऐसा बताते हैं कि उनकी किडनीज डैमेज होती है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने बहुत देखा है कि उनका ओवरऑल नर्वस सेंसेशन भी कम होने लगता है। आप देखिएगा कई लोगों की देखने की क्षमता कम होने लगती है। कई लोगों की जो 10 सालों तक, 15 सालों तक रोज पेन किलर लेते हैं, उनकी सुनने की क्षमता कम होने लगती है। उनको टेस्ट, कम मिर्ची वाला खाना उनको मिर्ची बिना का लगता है। कम नमक वाला खाना उनको बिना नमक का लगता है। गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उनको बहुत ज्यादा एसी चाहिए। ठंड लगती है तो भी उनको बहुत ज्यादा ओढ़ने के लिए चाहिए। तो उनकी जो सेंसिबिलिटी है वो कम होने लगती है। दे डोंट लाइक फील इट वेरी वेल। क्यों? क्योंकि पेन किलर कंटिन्यूअस लेने की वजह से उनके ओवरऑल सेंसेशन कम होने लगते हैं। तो ये एक एडवाइजेबल चीज है नहीं है, ये हमारे दृष्टिकोण से तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं। दूसरा आ जाते हैं हम, दूसरा क्या करते हैं आप बताइए? स्प्रे लगाते हैं। हाँ, जनरली स्प्रे लगाते हैं। वॉलिन स्प्रे की बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है, वॉलिन स्प्रे है या ये स्प्रे है, वो स्प्रे है। तो वो क्या काम करता है? ये जो वॉलिन स्प्रे ढूंढा गया ना, उससे उससे पहले एक नेचुरल टेक्निक यूज होती थी, अभी भी होती है, फिजियोथेरेपी में भी वो यूज होती है। वो है आइस बेक। हम ठंडा बर्फ लगाते हैं। तो वॉलिनी वगैरह की जो शुरुआत के फेजेस थे, जो स्प्रे आए इसके जो शुरुआत के फेज थे, उसमें मेंथोल यूज होता था। हम सभी जानते हैं कि मेंथोल एक ऐसा केमिकल है कि जिसमें ठंडक होती है, जो थोड़ा ठंडा होता है नेचुरल से। ठीक है, तो उसका टच, उसका स्पर्श थोड़ा ठंडा है। तो ठंडे के
रिस्पॉन्स में जब वो ठंडी चीज कंटिन्यूअस रहती है तो वो एक एक्शन लाती है कि जिसमें मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, सब टाइट होता है, तो नर्वस सेंसेशन भी उस समय के लिए कम हो जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद जब उसका एक्शन खत्म होता है, हमारा बॉडी रिएक्ट करता है और मसल्स डायलेट होते हैं, तो फोर्सफुली वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब कहीं भी फोर्सफुली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसे जबरदस्ती कम किया जाता है बार बार, तो वहां पे जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो रही होती है वो कम हो जाती है। तो ईशा ने कहा ना, जैसे कि इंजरी में इन्फ्लामेशन होता है और सूजन आती है, तो सूजन की वजह से पेन होता है। अगर सूजन कम हो जाएगा पेन कम हो जाएगा, लेकिन जो सूजन आ रहा है ना, वो उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए आ रहा है। जो सूजन आ रहा है वो फर्दर डैमेज ना हो इसलिए वो आ रहा है, लेकिन हमने उस सूजन को ही हटा दिया। तो ठंडा गर्म शेक करने से या वॉलिनी स्प्रे लगाने से या किसी भी तरह से हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सूजन को भगा रहे हैं, उसे डिले कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? क्योंकि आप जिंदा हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक जहां भी कोई इंजरी है, जो भी कोई डैमेज हुआ है, जो भी कोई डिजेनरेशन हुआ है, उसे हमारा शरीर ठीक करने की कंटिन्यूअसली कोशिश करता रहेगा। तो वो रीजनरेशन की कोशिश तो कंटिन्यूअसली करता रहेगा। तो ये चीज भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है? जो भी ठंडी गर्म चीजें आ जाती है, जो भी हम इसे अगर शुद्ध भाषा में कहें तो फॉर्मेंटेशन, शेक, चाहे वो ठंडा शेक हो, चाहे वो गर्म शेक हो, चाहे वो बॉडी में स्प्रे का शेक हो, तो ये आपको एक प्रकार से रिलीफ देता है, ठीक है, लेकिन ये क्योर नहीं करता। ये पेन को क्योर नहीं करता। ये इसकी कंपैरिजन में अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ ये करते रहेंगे तो आपका पेन जड़मूल में से जाने वाला नहीं है, वो डीले होगा, और जितना डीले होगा ना, और जब वापस आएगा तो उतना ही इंटेंसिटी से बढ़ के आएगा। ठीक है। तीसरा कई लोग करते हैं वो है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में भी मैं अगर बहुत ही स्पेसिफिक कहूं तो जब पेन होता है तब किसी की ताकत नहीं होती कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करे, वो करते क्या है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो अगेन स्ट्रेचिंग जब की जाती है, जिस मसल में, जिस जॉइंट में स्पाजम है, जहाँ पे सूजन है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन की प्रोसेस इंटरप्ट हो जाती है। जो सूजन की प्रोसेस चल रही है वो रुक जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उससे भी क्या होता है, कुछ समय के लिए पेन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन कम हो गया। तो वो कुछ समय के लिए पेन को डिले करता है। ये भी उसकी तरह ही है, फर्मेंटेशन की तरह ही वो पेन को डिले करता है। आइडियली पेन हो रहा है उस समय पे ये सारी चीजें करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पेन तब तक होगा जब तक इन्फ्लामेशन, तब तक होगा जब तक वहां पे हीलिंग नहीं। तो आप उस चीज पे काम कीजिए कि हीलिंग क्यों नहीं हो रहा, कहाँ हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे आगे। एक्सरसाइज जहाँ पे स्ट्रेचिंग हम करते हैं तो वो नो डाउट आपको कुछ हद तक रिलीफ देगा। हम भी रिलीफ के लिए कई बार स्ट्रेचिंग देते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि ये आपके रोग को जड़ मूल में से नहीं मिटाने वाला। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट या सेकंड लास्ट चीज में कहूँ, वो है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन आपको एक प्रकार से, आपको जो पेन का सेंसेशन हो रहा है ना, उससे ऊपर उठने में मदद करता है। मसाज जो है रिलैक्सेशन में इस्तेमाल होता है, लेकिन मसाज रिलैक्सेशन नहीं है। मसाज से रिलैक्सेशन नहीं होता है, बल्कि मैं यूं कहूंगा, मैंने बहुत सारे लोगों को मसाज दिया है, कम से कम मैंने 1000 से ऊपर फुल बॉडी मसाज दिया होंगे लास्ट 5 सालों में। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से रिलैक्स हो सकता है ना, वही अच्छे से मसाज ले सकता है। ऐसा नहीं है कि मसाज से रिलैक्सेशन होता है। जो व्यक्ति अपनी बॉडी को टाइट करता है वो कभी मसाज अच्छे से ले ही नहीं सकता। मसाज की उसको कोई इफेक्ट ही नहीं है। जो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, जो अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स छोड़ सकता है, वही मसाज ले सकता है। सो मसाज ऑल्सो हेल्प्स इन सच अ वे कि बॉडी में थोड़ा बहुत सर्कुलेशन आता है, और थोड़ा बहुत जो हम कहते हैं ना, उसमें भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग होती है, थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर होता है, थोड़ी बहुत स्ट्रोकिंग होती है। तो सर्कुलेशन को हम एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाते हैं, लिम्फ नोड्स की दिशा में ले जाते हैं। तो वहां पे भी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस थोड़ी कम होती है। ये सारी जो चीजें हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी
वे में काम करते हैं, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं, जो आइडियली हमें जॉइंट पेन में से ठीक करने में मदद करती है। तो ये चौथी चीज हो गई मसाज। तो ये चारों चीजें, ये पांचों चीजें, ये चारों चीजें हम सजेस्ट नहीं करते। हाँ, अगर आपका पेन आपसे टॉलरेट नहीं होता है, आपसे बेयर नहीं होता है, तो आइडियली क्या करना चाहिए, वो है रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास। अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स। व्हाई? बिकॉज वी यूजुअली से पेन इज इनविटेबल। पेन को हम इनवाइट करते हैं, पेन इज इनवाइटेड। जितना हम पेन को ज्यादा इनवाइट करते हैं, जितना हम पेन को ज्यादा याद करते हैं, उतना ही पेन ज्यादा होता है। और जितना, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितना आप दिमाग में रखते हैं कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, उतना ही आप अपने मसल्स को टाइट करते हैं, उतना ही आप जकड़ते हैं, उतना ही आप अपने आप को थोड़ा और पकड़ के रखते हैं। और जब पकड़ के रखते हैं ना, तो जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो रही होती है, पेन तो बढ़ता ही है, लेकिन इन्फ्लामेशन की प्रोसेस भी सही से नहीं, स्मूथली नहीं। जैसे आप अपने जीवन के अलग अलग प्रकार के सुखों को अच्छे से झेल लेते हैं, अच्छे से खुशी खुशी से स्टेबल माइंड से झेल लेते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार की पीड़ा को भी झेल लेना चाहिए। अगर रिलैक्स रहते हैं ना, अगर मन शांत रखते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी श्रद्धा रखते हैं ना, तो पेन बहुत कम हो जाता है। हमने आगे के जो वर्कशॉप हुए, जो उसमें एक एग्जांपल दिया था कि जब बच्चे को फीवर आता है, तब उसे जो चाहिए वो है फेथ। उसे वो नहीं चाहिए कि कुछ करो कुछ करो, क्योंकि हमने उस फेथ को ट्रांसफर कर दिया। फिर से उस एग्जांपल दोहराता हूँ क्योंकि कई सारे लोग नए हैं। एक बच्चा बहुत ही बीमार होता है ड्यू टू एनी रीजन, उसे कोई वायरल हुआ या डेंगू हुआ या चिकनगुनिया मलेरिया, नहीं थी, उसको कोई फीवर आया। वो फीवर आने की वजह से उसे बहुत डिस्कम्फर्ट लग रहा है, उसे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, इरिटेशन हो रहा है। वो 2 साल का भी हो सकता है, 12 साल का भी हो सकता है, फीलिंग विल बी सेम। आज की उम्र में भी मुझे वायरल होगा तो वो सारी फीलिंग्स मुझे होंगी, पूरा जॉइंट पेन होगा, इतना जॉइंट पेन होगा कि मैं बिस्तर पे करवट भी नहीं ले पाऊंगा, फिर मुझे दर्द होगा। इस फीलिंग में बच्चे को सबसे ज्यादा कंफर्ट कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा कंफर्ट कहाँ मिलेगा? उसकी माता के साथ। जब उसकी माता उसके सिर पे हाथ रख के उसे कहती है, उसे गोदी में सुलाती है और कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तो जब मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा कि जो सिर्फ 2-4 शब्द है ना, वो उसका 90% पेन ले जाती है। फिर अभी क्या होने लगा है, उन माताओं को भी डराने लगा है। उनको भी हम, अभी के जो माताएं जो अभी आ रही हैं, उनको भी दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर आप प्रेगनेंसी में वाइटामिन नहीं खाएंगे, अगर आप प्रेगनेंसी में ये सप्लीमेंट नहीं लेंगे, वो सप्लीमेंट नहीं लेंगे, तो आपके बेबी में ये होगा वो होगा। हमारे पास एक केस पोर्टुगल से आया। उनको, वो इंडिया में थे पहले, लेकिन फिर बाद में पोर्टुगल गए। उनकी थायराइड की मेडिकेशन चल रही थी, कितने वर्ष की चलती थी? 5-6 वर्ष। कितना? 3 वर्ष, 3 साल से उनकी थायराइड की मेडिकेशन चल रही थी। जस्ट रिसेंटली शादी हुई थी या शादी होने वाली थी, सगाई हो गई थी, शादी होने वाली थी। तो आप सोचिए कि जो जिसकी शादी भी नहीं हुई है, जिसको आगे जाके बेबी प्लानिंग करने का है, उस व्यक्ति को आजकल के डॉक्टर थायराइड की मेडिकेशन देने लगते हैं। जबकि वही व्यक्ति, जबकि पहले के डॉक्टर जो, जब ये थायराइड की मेडिकेशन शुरू हुई थी, थायराइड हार्मोन शुरू हुए थे, थायरोक्सिन वगैरह, तब के जो डॉक्टर्स थे वो स्पेशली कहते थे, सीनियर डॉक्टर्स आज भी कहते हैं कि अगर आपको आगे जाके बेबी प्लानिंग करना है तो आपको थायराइड की मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, तो आपको इंसुलिन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आप एक हार्मोन लेने लगते हैं तो पूरी हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। उनको 3 साल से थायराइड की मेडिकेशन पे थे, और मेडिकेशन के ऊपर उनका थायराइड जो था वो थोड़ा बहुत बाउंड्री पे या नॉर्मल रेंज में आता था। उनको डाइट लाइफस्टाइल कंसल्टेशन हमने किया, उन्होंने लाइफस्टाइल अपनी चेंज की, उनकी थायराइड मेडिकेशन हमने धीरे धीरे करके, थायराइड मेडिसिन ऐसी है कि जो डिपेंडेंसी लाती है, तो हमने धीरे धीरे करके बंद की। बंद करने के बाद कुछ महीनों में उनका रिपोर्ट सारे नॉर्मल आने लगे। देन आफ्टर दैट, जनरली जिनकी थायराइड की मेडिकेशन चलती है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है या उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। इनके केस में नेचुरली कंसीव हुआ, बिना किसी आईवीएफ के नेचुरली कंसीव हुआ। कंसीव होने के बाद भी उन्होंने डाइट लाइफस्टाइल कंसल्टेशन हमारे साथ शुरू रखा, विदाउट एनी डेयरी प्रोडक्ट्स। किसी भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, कोई प्रकार का नॉनवेज नहीं, कोई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स नहीं। एंड स्टिल व्हेनेवर शी वाज गोइंग,
और रेगुलर ट्राइमेस्टर चेकिंग, जब भी वो अपने गायनिक के पास जाती थी भाई ग्रोथ कैसा है वगैरह दिखाने के लिए, तो उनका गायनिक हमेशा उनको पता था कि आपको गिनती में गलती हो रही है, क्योंकि 2-3 हफ्ते ग्रोथ ज्यादा चल रहा है। तो हमारे पेशेंट बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी गिनती बिल्कुल सही है। 10 महीनों पे उनकी डिलीवरी होती है और 3.25 किलो उसका वेट होता है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी, डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल हुई। एंड आप इमेजिन कीजिए कि उस व्यक्ति का, उस लेडी का, उस लड़की का जो लेबर पेन था वो मिनिमम था। शी वाज सेइंग कि लोगों को जितना पेन होता है उतना पेन मुझे हुआ ही नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वजाइना का, सर्विक्स का जो मसल टिश्यूज है वो बहुत ही इलास्टिक होता है, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन करना, जैसे हमने कहा ना कि आपकी कार्टिलेज मेंटेन करना, जैसे डॉक्टर ईशा ने बताया जॉइंट्स की कार्टिलेज मेंटेन करना, ये शोल्डर्स के मसल्स की इलास्टिसिटी मेंटेन करना, तो वो हर जगह की इलास्टिसिटी तब मेंटेन होती है जब हमारा न्यूट्रिशन का काम अच्छा होता है। उनके बॉडी में वो न्यूट्रिशन का फंक्शन अच्छा होगा, विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट दिस बेबी इज कंप्लीटली हेल्दी। ठीक है, तो ये होता है, ये नेचुरली हो सकता है, लेकिन कब? जब ये हो, जब फेथ, जब रिलैक्सेशन, जब आप मन में डाउट लेके चलते हैं ना कि डॉक्टर मैं ये बंद कर दूंगी तो कैसा होगा, ये मैं कर दूंगी, ये कर दूंगी तो मुझे ये हो जाएगा, तो ये होगा, ये टेम्पररी होगा। अब वाइटामिन बंद करेंगे तो टेम्पररी वीकनेस आएगी, क्योंकि वो वीकनेस बॉडी इंटेंशनली ला रहा है। वीकनेस आएगी तभी तो आप आराम करेंगे। ऐसा भी होता है, मुझे मालूम है, एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि जहाँ पे हम रिलैक्सेशन शुरू करते हैं, अपने हाथ को थोड़ा रिलैक्स करना शुरू करते हैं, तो वहां पे हमें पेन ज्यादा होने लगता है। तो उस स्थिति में भी आपको अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है। अगर एक पोजीशन में सोने से दर्द होता है तो आप पोजीशन बदलिए। आपको एक स्थिति में पैर रखने से दर्द होता है, आप स्थिति को बदलिए। एक स्थिति में दर्द होने के बावजूद भी रखेंगे तो फर्दर डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि पेन आपको गाइड कर रहा है, गाइडिंग एंजल, वो गार्डियन एंजल है आपको, वो आपको गाइड कर रही है, आपको चेतावनी दे रही है, आपकी रक्षा कर रहा है एक प्रकार से दुश्मनों से या जो भी इंजरी हो रही है उससे। सो comparing to these all methods of dealing with pain, relaxation is the ideal most technique to deal with pain. उसमें आपको एक चीज समझनी है, हम थोड़ा सा साइड में जा रहे हैं लेकिन इससे ही कनेक्टेड है। रिलैक्सेशन में कई लोग कहते हैं कि सर मुझे नींद नहीं आ रही और सोने के लिए इसलिए मैं नींद की गोली लेती हूँ। तो हमें ये समझना है कि नींद, स्लीप और आराम करना, रेस्ट, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। रेस्ट और स्लीप ये दोनों अलग अलग हैं। कई बार ऐसा हो सकता है, स्पेशली आज की जनरेशन में, कि आपको रेस्ट की आवश्यकता न हो लेकिन स्लीप की आवश्यकता हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्लीप की आवश्यकता न हो लेकिन रेस्ट की आवश्यकता हो। स्लीप की आवश्यकता न हो, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बहुत एक्टिव है, हम बहुत ज्यादा काम कर, जैसे कोई मेरा एक पेशेंट है, मेरा एक फ्रेंड है, कलीग ही है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनको सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है, कोडिंग करनी होती है, नए नए सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, तो उनको बहुत ही अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना होता है, फिजिक्स का इतना इस्तेमाल करना होता नहीं है। तो उसको मंडे टू फ्राइडे अच्छी नींद आ जाती, लेकिन सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे कोई कोडिंग नहीं होती, कोई मेंटल वर्क नहीं होता, तो उसे सैटरडे संडे रात को नींद नहीं आती। ऐसा भी नहीं है कि वो सैटरडे संडे सुबह देर से उठता हो, सैटरडे संडे भी वो अपने रेगुलर टाइम पे उठता है, दोपहर को सोता नहीं है, उसके बावजूद भी रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो थका नहीं। जब हमारे फिजिकल बॉडी को रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, तब हमें रेस्ट करना है, तब हमें अपने आप को रेस्ट देना फिजिकल बॉडी के लेवल पर। और जब हमारा मन थक जाता है, हमारे सेंसेस थक जाते हैं, तो उसे क्या चाहिए? स्लीप। एक एग्जांपल देता हूँ, सेंसेस की बात आई इसलिए, जैसे कि आप सिर्फ ऐसे बिस्तर पे पड़े हैं, आप थक गए, ठीक है, आप क्रिकेट खेल के आए हैं, आप सीढ़ी चढ़ के आए हैं, या आप रनिंग करके मैराथन दौड़ के आए हैं, आप थक गए हैं और आके आप अपने बिस्तर पे गिरते हैं। आप बिस्तर पे जैसे गिरते हैं ना, वैसे हो सकता है कि कुछ ही समय में आपको नींद ना आए,
लेकिन आपका पूरा बॉडी जो है वो एकदम रिलैक्स। जब आपने बहुत सो लिया है, पूरी रात सो के, आप दोपहर को भी सो के मैराथन दौड़ने गए थे, तब हो सकता है आपको फिजिकली रेस्ट की आवश्यकता हो, लेकिन मेंटली नहीं। तब आप जग रहे हैं, 4 लोग बाहर के कमरे में बैठ के क्या बात कर रहे हैं धीरे धीरे, वो भी आपको सुनाई दे रहा है। कोई अगरबत्ती जला रहा है तो वो सुगंध आपको आ रही है। जहां आप मसाज लेने जा रहे हैं वहां का जो अरोमा है वो आपको फील हो रहा है, वहां का म्यूजिक आपको फील हो रहा है। तो आप कॉन्शियस हैं लेकिन रिलैक्स हैं। वहां पे आपके सेंसेस काम करें, और जब वो सेंसेस भी काम नहीं करते तब हम कहते हैं कि हम सो रहे हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है कि लोग जो है ना, वो यहाँ से कुछ छोड़ नहीं पाते, बहुत ही पकड़ के रखते हैं हर चीज को, हर बात को, हर छोटी मोटी घटना को पकड़ के रखते हैं। ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों को ये समझना है कि यहाँ से छोड़ना है, क्योंकि ये जो बिहेवियर है ना, वही बिहेवियर हमारे हर सेल का। मैं जॉइंट पेन पे ही हूँ, जॉइंट पेन में ज्यादा पेन होगा, ज्यादा डिजनरेशन होगा, ज्यादा जकड़ामन होगी अगर नींद पूरी नहीं होगी तो, अगर आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो, अगर आप पेन को इग्नोर करते रहेंगे तो इस तरह से कई बार ऐसा हो सकता है कि नींद की जरूरत ना हो लेकिन रेस्ट की जरूरत हो। नींद की गोली की बात आई थी बीच में, अगर नींद की गोली लेके हम नींद करते हैं तो उसमें जो नींद आती है वो बाहर से जो पॉइजन आ रहा है उसको नलिफाई करने के लिए बॉडी हर प्रकार से एनर्जी को विड्रॉ कर देता है। तो उसमें जो नींद आ रही है वो टॉक्सिन के सामने लड़ने के लिए नींद आ रही है। उस नींद में आपको कोई भी प्रकार का रीजनरेशन नहीं हो रहा है। जो नेचुरली नींद आ रही है ना, चाहे वो 2 घंटे की नींद हो, उसमें आपके बॉडी में रीजनरेशन होगा। जो दवाई लेके या कई लोग कोई ना कोई औषधि लेके, जैसे आप जायफल, कई लोग जायफल का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जो नींद आप लाएंगे ना, वो नींद जबरदस्ती की नींद होगी। ओवर ईटिंग करने के बाद जो नींद आती है वो जबरदस्ती की नींद है। वो पूरी जो एनर्जी है वो रिजनरेशन में इस्तेमाल नहीं हो रही, जो नींद में बच रही है वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, उस कचरे को बाहर निकालने में। तो ये चीज आपको समझनी है कि नींद को फोर्सफुली नहीं लाना है, रिलैक्स होने से जो नींद आती है उस नींद का स्वागत करना है। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो। ठीक है, बॉडी माइंड सब रिलैक्स रखो। तो ये 5 टेक्निक में से हमने देखा कि रिलैक्सेशन इज आइडियल टेक्निक। अगर आप मसाज करते हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन वो वापस आती है। आपको अगर पेन बेर नहीं होता, आपको ऐसे बैठे बैठे भी पेन होता है, तो फॉर अ वाइल आपको अच्छी नींद आए उसके लिए, आप अच्छे से रिलैक्स हो सके उसलिए आप मसाज कर सकते हैं, या आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जरूरी डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होने चाहिए। अभी हम सीधा डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर आ रहे हैं। एक बीच में मुद्दा आया था एक्सरसाइज का, मैं एक्सरसाइज को थोड़ा सा समझा देता हूँ योग के दृष्टिकोण से, और फिर हम पूरा डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे इंटेंशन से एक्सरसाइज की जाती है। उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है पावर बढ़ाने के लिए, रिपीटेशन ज्यादा किए जाते हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए। तो पावर और स्टेमिना दोनों को हम मिला के कह देते हैं कि आपकी कैपेसिटी बढ़े, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। नेचुरोपैथी में, नेचुरल हाइजीन में हम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि एक्सरसाइज का कोई और इंटेंशन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट, सिवाय कि आपके उस शरीर के अंग की क्षमता बढ़ाने। और वो एक्सरसाइज तभी करनी है जब आपका शरीर आपको वो एक्सरसाइज करने की अनुमति दे। अगर आपका शरीर वो कार्य करने की आपको अनुमति नहीं दे रहा है तो आपको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं। जैसे डॉक्टर येशा ने एक एग्जाम्पल मुझे कहा, हम सभी को कहा, कि एक लेडी 50 साल की उम्र में हर रोज सीढ़ी चढ़ उतर कर रही है, और वो लेडी हमें प्राउडली कहती है, ये हमने खुद हमारा खुद का हमारी आंखों के सामने का एग्जाम्पल है, वो कहती है कि मैं इतने सालों से, मुझे कितना भी डिस्कम्फर्ट हो, मैं नियम से सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर आता हूँ। बिल्डिंग में लिफ्ट है, उसके बावजूद भी मैं लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करती, मैं सीढ़ी चढ़ती। उस लेडी को इतने सालों में, एटलीस्ट लास्ट 5-7 सालों में तो कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट तो फील हुआ होगा।
थोड़ी बहुत तकलीफ, चलो इंटेंस पेन नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ तो शुरू हो गई होगी फील होना। अगर उसने वहां अपने आप को रोक दिया होता तो शायद अभी इतना डिजेनरेशन नहीं होता कि उसको पैर घुटने में से मोड़ने में भी दिक्कत हो जाए, या उसको रात को सोते समय भी घुटनों में दर्द हो। इतना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जहां उसकी कैपेसिटी नहीं है वहां वो रुक जाता। एक्सरसाइज हमेशा उतनी ही करनी है जितनी आपकी क्षमता है। अगर इस चीज को बहुत अच्छे से समझना हो तो हमारा यूट्यूब पे हमारे इसी नाम का प्रोफाइल है, उसमें एक वीडियो अपलोडेड है। जो लोग गुजराती समझते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो 5 लेक्चर सीरीज थी हमारी नेशनल इंटरनेशनल योग दिवस के ऊपर हमने की थी, तो उसमें एक है तप, द बिगिनिंग ऑफ क्रिया योग। वो पहला ही सेशन है, बहुत अच्छा सेशन है कि योग में किसी भी क्रिया में योग की शुरुआत ही तप से होती है। तप यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, लेकिन उसके बाद तुरंत दूसरा शब्द आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि अपनी क्षमता को समझिए। बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, बी अवेयर ऑफ योर कैपेसिटी। आप एक्सरसाइज भी उसी तरह से कीजिए जितना आपका बॉडी अनुमति देता है। थक जाते हैं फिर से वापस शुरू कीजिए। कई सारे पेशेंट कहते हैं, हार्ट कार्डियक पेशेंट होते हैं या कोई भी जनरली वेट लॉस के लिए कहते हैं या कुछ भी, वो रनिंग करने जाते हैं, चलने जाते हैं, एक एक 2-2 घंटा चलते हैं। मैंने बोला 2 घंटा चलने का मतलब क्या? आप 10 सेकंड के लिए ही भली थोड़ी स्प्रिंट मारिए, थोड़ा भागिए, थोड़ा फास्ट भागिए, थोड़ा फास्ट भागिए, तब तक भागिए कि आपके हार्ट बीट थोड़े बढ़े, आपकी सांस थोड़ी खुले। जब लगता है कि नहीं अभी बहुत हार्ट बीट बढ़ गई, अभी बहुत ज्यादा सांस खुल गई, तो फिर धीरे धीरे चलिए या कहीं पे बैठ जाइए, फिर वापस थोड़ा फास्ट भागिए, फिर वापस धीरे धीरे चलिए। तो ऐसे करेंगे तो 10-15 मिनट में वो इफेक्ट मिलेगी जो आपको 1 घंटे में नहीं मिलती। बिल्कुल कंफर्ट जोन में रह के मैं उतना ही स्टेप ले रहा हूँ जितना मेरा पैर इजीली ले सकता है, और मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो मेरी उसमें कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। कैपेसिटी तो तभी बढ़ेगी जब थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकले, लेकिन अपनी कैपेसिटी को समझते हुए। अगर कैपेसिटी से ज्यादा किसी भी कार्य को कर लिया तो डैमेज हो, तो इंजरी हो, तो किसी भी प्रकार से हमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा नहीं। तो ये चीजें हमें समझनी। बहुत अच्छा सेशन है, अगर टाइम मिले तो वो तब द बिगिनिंग ऑफ क्रिया योग ऐसा 1-1.5 घंटे का पूरा हमारा सेशन है, उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा तो आपको एक्सरसाइज का जो रोल है वो पता चले। और यहाँ पे जॉइंट पेन में भी हमें समझना है कि जॉइंट पेन में एक्सरसाइज कुछ हद तक आपको मदद कर सकती है। वो आपको जहाँ पे रीजनरेशन कंप्लीटली नहीं हुआ है वहां पे आजू बाजू के मसल्स की जो कैपेसिटी है वो ग्रोथ वो डेवलप करने में मदद करेगी, उसकी क्षमता बढ़ाएगी। उसकी क्षमता बढ़ाएगी तो जो हमारे बॉन्स हैं उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम आएगा, लेकिन बॉडी वेट आइडियली तो बोन से ही नीचे जाना है। तो ये आपको समझ आया। और दूसरी चीज कि जो रीजनरेशन हो रहा है वो बोन में भी होगा तो मसल में भी हो रहा है। आप मसल को भी इस्तेमाल करेंगे तो मसल को भी तो रीजनरेट होना जरूरी है ना। मसल रीजनरेट होंगे ना तभी आप कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कर पाएंगे, वरना क्या होगा, 2 दिन एक्सरसाइज करने के तीसरे दिन नहीं होगा, वापस 1-2 दिन में वापस 5-7 दिनों तक 1 हफ्ते तक नहीं जा पाएंगे। ऐसा जनरली लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि रीजनरेशन सही से नहीं होता है। चलो सर बहुत हो गया, आप सीधा मुद्दे पे लाइए। रीजनरेशन कैसे होगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों कम होता है? हमने पहले ही बात कर दी कि न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है जिसमें सारी चीजें मेंटेनेंस होती है। न्यूट्रिशन के 3 आउटकम है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा है क्योंकि रीजनरेशन सही से नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन सही से नहीं हो रहा है। तो उसमें 2 चीजें हो सकती है, एक तो मटेरियल और एक एनर्जी। आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि आपके बॉडी में वाइटामिन बनना, जो भी वाइटामिन, फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी जो है वो घुटनों की हेल्थ के लिए अच्छा है, B12 जो है वो मसल की हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वो विटामिन आपके शरीर में बनना भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस है। कई लोग ये कहते हैं कि सर गाय का दूध भी नहीं पियेंगे, कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, कोई नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो हमारे बॉडी में D3 आएगा कहाँ से? हम तो पानी भी आजकल RO का पीते हैं। तो मैं कहता हूं उनको कि आप गाय को देखते हैं जो आपको इतना सारा दूध देती है, कम से कम 3-4 लीटर दूध देती है एक गाय, राइट? जितना मुझे नॉलेज है, कुछ कुछ भैंस तो ज्यादा भी देती है। तो वो जो गाय है, वो जो भैंस है, या वो जो भी जानवर है जो हमें इतना सारा दूध देते हैं, वो जानवर क्या खाते हैं? वो कोई नॉनवेज खाते हैं? वो सीधा घास फूस खाते हैं।
हम वो घास फूस खा के, हम अच्छे से पका हुआ वेजिटेबल खा के, हम जिसमें कैल्शियम है वो खाना खा के भी हमारे ब्लड में कैल्शियम नहीं आता है। तो बात सिर्फ वो क्या खाते हैं उसकी नहीं है, बात वो है कि आपके बॉडी में इतनी एनर्जी है कि आप उस चीज को इस्तेमाल कर सके। आपको वो खाना है कि जो आप पचा सकते हैं। और अगर पाचन शक्ति कम है तो क्यों कम है, उस पर काम कीजिए। क्या आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं? क्या आप रात को 12 बजे तक जग रहे हैं? आपको 10 बजे नींद आ रही है लेकिन आप 10:30 तक जग रहे हैं? तो एनर्जी कहाँ कम होती है ना, उसकी चीजें उसी पे हम बात कर रहे हैं। जब एनर्जी कम होगी ना, तो आपके जो शरीर के अंदर बनने वाले जो मटेरियल्स है ना, जो विटामिन डी है, जो B12 है, और बाकी जो एंजाइम्स हैं, बाकी जो हार्मोन्स हैं, वो भी अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। यही डिस्कशन डीजनरेशन कैसे रिवर्स होगा ये आगे के 2 दिन और चलेगा। क्योंकि पीसीओडी में भी, पीसीओडी ना, सॉरी, थायराइड 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 में भी हम उसी चीज की बात करने वाले हैं। थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, उसके 2 रीजन हम देखेंगे, एक बिहेवियर वाला और एक डीजनरेशन वाला। वो भी एक रीजनरेशन का फैक्टर है, वहां पे भी लोअर्ड एनर्जी की वजह से होता है। टीएसएच बढ़ा हुआ आता है लेकिन T3 T4 नहीं आ रहा है। तो वहां पे सीधा रीजन यही आता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एनर्जी को बहुत ड्रेन किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर वी ड्रेन अवर एनर्जी, कहाँ कहाँ हम अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। पहला मुद्दा, एनर्जी को हम 2 प्रकार से समझ लेते हैं। एनर्जी की इनकम कम हो जाना, और एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाना। एनर्जी की इनकम कहाँ, हमें किसी भी तत्व में से एनर्जी नहीं मिलती है, हमें समझ। भोजन हमारे बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है, नेचुरोपैथी के कंसेप्ट में वो आपको ऊर्जा नहीं देता है। वो आपको स्टिमुलेशन दे सकता है, वो आपको उत्तेजना दे सकता है। कोई शुगर वाला खाना खाने से आपको उत्तेजना मिल सकती है, आपको ऊर्जा नहीं मिल सकती। अगर ऊर्जा मिल रही होती तो सभी लोग चॉकलेट खा खा के पूरी रात जग सकते हैं, उनको रात को सोने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? उससे उत्तेजना मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा मिलती कहाँ से? इनकम सोर्स क्या है? रेस्ट एंड स्लीप। तो स्लीप एंड रेस्ट कम हो जाए, जब नींद आप सही से ना करो, आप अपने शरीर को, आप अपने मन को आराम न दो, तो उनके शरीर में ऊर्जा जो है वो कम होने लगती है। एनर्जी को बाकी सभी कार्यों में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसे बीच बीच में ब्रेक नहीं दें। बोलते बोलते भी अगर थक जाए तो बीच में 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। पढ़ते पढ़ते भी थक जाए तो माइंड को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। लेकिन वो ब्रेक दे के आप एक और स्टिमुलेशन देंगे, वो भी तो सही नहीं है। आप काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप काम कर रहे हैं, काम करते करते थक गए, नाउ आई वांट समथिंग रिफ्रेश। तो अगर रिफ्रेशमेंट चाहिए, अगर एनर्जी को वापस लाना है, तो आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठो। 2 मिनट, 5 मिनट में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, उसी 5 मिनट में कहते हैं कि चलो एक चाय पी। यहाँ हम इनर्वेट होते हैं, यहाँ हमारी जो एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए वो चली गई। ये चलो आप स्लीप को छोड़ दो, स्लीप को अलग से देखते हैं, आप रेस्ट की बात करो। आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसमें भागते भागते, दौड़ते दौड़ते मैं थक गया, तो थक जाने के बाद मैं दौड़ने की प्रोसेस कम कर देता हूँ या बंद कर देता हूँ, तो वो रेस्ट ही तो हुआ ना। एक्सरसाइज की प्रोसीजर से तो रेस्ट हुआ ना। जहां मैं खाना खा रहा हूँ, वहां मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को रेस्ट ही दे रहा हूँ। तो रेस्ट इज वेरी मच इंपोर्टेंट। कुछ नहीं करना बहुत जरूरी है, और कुछ न करने से एनर्जी बचती है। एटलीस्ट तब जब आप टायर्ड हैं, जब आप थके हुए हैं, तब अपनी एनर्जी को किसी भी कार्य में व्यय मत, किसी भी कार्य। किसी के साथ बातें करेंगे, एनर्जी व्यय। किसी चीज का प्लानिंग करेंगे, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें एनर्जी यूज हो रही है। किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में आपकी एनर्जी यूज हो रही है, किसी भी प्रकार। आप चाय पियेंगे, एक प्रकार से स्टिमुलेशन आ रहा है, एनर्जी हो रही है। आप सिगरेट पियेंगे, एनर्जी यूज हो रही है। Nowadays office people are used to like taking that e-cigarette। अभी वो ट्रेंड आ गया है, क्योंकि इसमें धुआं नहीं होता ना, उसमें क्या होता है, वेपर होता है, तो असर भी शायद जल्दी करती होगी।
और उससे लोगों को आजू बाजू में भी किसी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि धुआं नहीं होता, फायर अलार्म नहीं बजता ऑफिस का। आजकल वो भी होने लगा है। लोगों को मुझे अच्छा लगता है, हाँ मुझे अच्छा लगा, चलो लोगों से बात किया, म्यूजिक सुन लिया, ये किया वो किया, उससे अच्छा लगता है। लेकिन वो टाइम एक्चुअली रेस्ट का, वहां पे आपको रेस्ट है। जब आप भागते भागते थक जाते हैं ना, तो आपको ग्लूकोन डी की आवश्यकता नहीं है, आपको रेस्ट की आवश्यकता है। आपका गला सूखता है तो वहां पे आपको की आवश्यकता, आपको किसी शरबत की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पानी से ज्यादा अच्छी तरह से आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। तो जब जो बॉडी मांगता है तब वही दो, और उसके अलावा कोई चीज देते हो तो आप अपने आप को रेस्टलेसनेस की स्टेज पे ले जाते हैं, कि जहां आपका बॉडी बिल्कुल रेस्ट ही नहीं कर रहा है, किसी न किसी तरह से एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, किसी न किसी तरह से। मेडिटेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ फोकसिंग योर माइंड समवेयर, इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग नथिंग। ध्यान तो अष्टांग योग में बाद में आता है, उससे पहले प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार में कुछ नहीं करना होता है, अपनी इंद्रियों को वर्तमान की स्थिति में लाओ और कुछ मत करो। योग निद्रा में हम वही करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ प्रत्याहार। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो हमने देखा एक तो एक्सपेंसेस कब बढ़ते हैं, तो जो हम कार्य करते हैं उसमें एनर्जी यूज होती है। अभी उसी कार्य को अपनी क्षमता से ज्यादा करेंगे, एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है। तो आप वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलते बोलते अपनी क्षमता से ज्यादा बोलूंगा, तो उसमें क्या होगा, मेरी एनर्जी ड्रेन होगी। तो कोई भी ओवरवर्क, किसी भी प्रकार का ओवरवर्क, वो क्या करेगा, एनर्जी को ड्रेन करेगा। फिर दूसरा आएगा आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन लाना, कचरा लाना, ऐसी चीज आपके शरीर के अंदर लाना कि जो आपका शरीर उसे निकालना ही पड़े, हम शरीर के साथ जबरदस्ती करें। जैसे कि हम कुछ मेडिकेशन लेते हैं, तो वो हमारे आहार नहीं है, हमारा भोजन नहीं है ना, हम उसे रोज नहीं ले सकते, हमारे भोजन के रूप में नहीं ले सकते। कुछ औषधियां हैं, वो हमारा भोजन नहीं है। कैस्टर ऑयल लेने से या किसी भी प्रकार की लेक्सेटिव ड्रग लेने से, पर्गेटिव ड्रग लेने से मुझे डायरिया हो जाते हैं, तो वो डायरिया मेरे बॉडी ने जबरदस्ती किया, तो वो डायरिया करने में भी तो बॉबल मूवमेंट बढ़ी, तो वो बॉबल मूवमेंट बढ़ाने के लिए मैंने जो किया, वो एक प्रकार से क्या है, इनर्वेटिंग है। तो वो एक प्रकार से क्या है, टॉक्सिन है, तो बाहर से लिया हुआ टॉक्सिन। और एक चीज मैं इसमें कहूँ कि ऐसा खाना खाना है जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे अभी लोग करने वाले हैं मेथी का जूस, पालक का जूस, गाजर बीट का जूस। जिनको भूख अच्छी है ना, वो गाजर बीट ऐसे चबा के खाएंगे तो भी पच जाए। जिनकी भूख अच्छी नहीं है, वो उसको बॉइल करके भी उसका जूस निकाल के पिएंगे ना, तो भी डाइजेस्ट होने वाला नहीं। और जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसे बॉडी बाहर निकालने की कुछ, उसमें भी एनर्जी होगी। तो एंडोटॉक्सिन, सॉरी एक्सोटॉक्सिन को, बाहर से टॉक्सिन को शरीर के अंदर आने देना, तो ये एक प्रकार से एनर्जी का एक्सचेंज बढ़ाना, इनर्वेटिंग हैबिट हो गई। और एक चीज मैं कहूं तो वो है स्टिमुलेशन, सेंसरी स्टिमुलेशन, नर्वस स्टिमुलेशन। आपके न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है, आपकी सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि सेंसेस में हम बात करें जीभ की, तो खाना, बहुत तीखा खाना, तीखा खाना, अरे भैया थोड़ा और तीखा डालो, आंख में से आंसू निकल रहे हैं, मुंह में से सू सू की आवाज आ रही है, फिर भी वो गोल गप्पे के पास में, पानी पूरी वाले के पास में कहते हैं थोड़ा और तीखा बना, थोड़ा और तीखा बना। पानी, कहीं पे हम देखते हैं कि पानी भी ठंडा ठंडा पानी हर जगह पे, अभी तो डिमांड हो गई है। ये जो बर्फ वाले हैं हमारे घर के बाजू में, तो वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बर्फ जो बिकता है ना, वो पानी पूरी वाले ले जाते हैं। मतलब क्या बात है, पानी पूरी वाले पानी, हाँ, तो पानी पूरी वाले पानी भी ठंडा रख रहे, क्यों, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है ठंडा ठंडा, यहाँ पे लगना चाहिए नहीं, ठंडा ठंडा। तो ये सेंसरी स्टिमुलेशन। आप एसी में रहने की आपको आदत हो गई है, आप थोड़ा और ठंडा करें, और ठंडा करें। तो ये जो एक्सेस है ना, हर प्रकार का सेंसरी एक्सेस, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये चीजें हमें नहीं करनी। ये जब नहीं करेंगे तो हमारी नव एनर्जी कंजर्व होगी। हमें करना है अपनी ऊर्जा को बचाना, और जब हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं तो अपने आप वो सारी चीजें ठीक होने लगती है। ओवर वर्क में एक और चीज में अगर ऐड कर दूं तो वो है ओवर ईटिंग। वो भी तो एक प्रकार का वर्क ही है बॉडी का, अधिक मात्रा में खाना, या जब भूख नहीं लगी तब खाना, या भूख कमजोर है लेकिन आप भारी भोजन भी कर रहे हैं। जैसे अभी ठंडी की मौसम शुरू होगी
तो उसमें उड़द की दाल, चने की दाल, बाजरे का रोटला, ये सारी भारी भारी चीजें, राजमा, ये सारी चीजों का ट्रेंड शुरू होगा। लेकिन ये पचने में भारी है। कई सारे मिलेट्स पचने में भारी है। तो ये जब पचने में भारी चीज आप, जब आपको कम भूख लगी हो, जब आपको बहुत कमजोर भूख लगी हो, तब खाएंगे ना, तो आपको पेट में दर्द होगा, आपको कब्ज होंगे, आपको डायरिया होगा, या आपका बॉडी किसी भी तरह से उसके साथ फाइट करने की कोशिश करेगा, आपकी नर्व एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को जो इंडाइजेशन स्टफ है उसके साथ डील करने में पूरी एनर्जी को डाइवर्ट करना पड़ेगा, आपको ज्यादा नींद की आवश्यकता लगेगी। हम जनरली पेशेंट्स को कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको नींद पूरी ना हो सके, तो उस समय पे अपने भोजन को थोड़ा लाइट कर दीजिए, कम कर दीजिए, उसमें लिक्विड पोर्शन ज्यादा रखिए, इजीली डाइजेस्टिबल भोजन लिया कीजिए। तो ये एक चीज रखना है। खाने में हम और कई सारी चीजें आती हैं कि जितना प्रोसेस्ड फूड लेते हैं उतना ही बॉडी की एनर्जी उसमें ज्यादा जाती है। जितना होलसम होता है, जितना नेचुरल होता है, उतना अगर रिजेक्ट करना है तो वो इजीली रिजेक्ट करेगा, और जो डाइजेस्टेबल है, जो यूज करने योग्य है, वो उसे फटाफट लेके यूज कर लेगा। तो ओवर वर्क, ओवर ईटिंग, ओवर टॉकिंग और एनी काइंड ऑफ ओवर एक्टिविटी। फिर हमने देखा बाहर से कचरे को शरीर के अंदर लेना, उसमें दवाइयां भी आ गई, उसमें औषधियां भी आ गई। फिर हमने देखा सेंसरी एक्सेस, हर प्रकार की सेंसेस का एक्सेसिव, ठंडा बहुत ठंडा, गर्म बहुत गर्म, तीखा ज्यादा तीखा और तीखा। हम जो स्पाइसेस डालते हैं वो किस लिए लाते हैं? वो इसीलिए डालते हैं, वो एक प्रकार का सेंसरी स्टिमुलेशन है। आप, मैं जनरली एक कॉमन एग्जांपल में देता हूँ हर बार, कि आप प्लेन राइस खाइए, प्लेन राइस, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, तो वो प्लेन राइस भी आपको बहुत स्वादिष्ट लगे, लेकिन आप वो प्लेन राइस उतना ही खा पाएंगे जितनी आपकी रियल हंगर है। जहां आपका पेट भर जाएगा ना, वहां आपको वो प्लेन राइस ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। जो पहले बाइट में बहुत अच्छा लग रहा था ना, वो अगले बाइट में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा हमारे साथ पानी के साथ होता है। जो बहुत प्यास लगती है ना, तो पहला घूंट बहुत मीठा लगता है, उसी में हमारी प्यास बुझ जाती है। फिर प्यास बुझने के बाद हम एक गिलास पी गए, दो गिलास पी गए, उसके बाद आपको पानी पिलाया भी जाएगा ना, तो भी वो आपको पानी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पे जहां आपके भोजन को दूषित कर दिया जाए, जहां आपके पानी को दूषित कर दिया जाए, वहां वो आपको अच्छा लगने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है बोला? वो प्लेन राइस को मैं मस्टर्ड में, राई में वघार करके देता हूँ आपको, थोड़ी सी हल्दी डाल के, थोड़ी सी मिर्ची डाल के, थोड़ा सा कोई ना कोई फ्लेवर डाल के, तो कड़ी पत्ता डाल के, वो आपको अच्छा लग रहा है, मिर्ची डाल के, वो हरी मिर्च डाल के, लहसुन डाल के, आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। भूख तो उतनी ही थी, लेकिन आप ज्यादा खा रहे हैं। पानी उतना ही पिएंगे जितनी प्यास है, लेकिन अगर उसमें कोको कोला का फ्लेवर आ जाए, या नींबू पानी आ जाए, या चीनी आ जाए, या कुछ अलग आ जाए, तो हमने उसे दूषित कर दिया। तो ये सेंसरी स्टिमुलेशन है, आपकी सेंसेस को स्टिमुलेट करती है। और सेंसेस जो है वो कभी भी एक प्रकार पे आके रुकती नहीं है, उनको और ज्यादा से ज्यादा चीज चाहिए, उनसे ज्यादा से ज्यादा चीज चाहिए। तो ये बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस की बात हमने यहाँ पे की। डाइट अभी हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये जो मुद्दे हैं, ये 2 घंटों में कवर हों ऐसे नहीं है, और इसीलिए हमने सभी लोगों को कहा हुआ है कि आप तीनों के तीनों सेशन अटेंड कीजिए, तो आप थोड़ा अच्छे से सभी चीजों को लिंक कर पाए। आगे के सेशंस में भी हम देखेंगे कि डाइटरी चेंजेस ऐसे क्या होने चाहिए कि जिसमें आपकी नर्व एनर्जी कंजर्व हो, जिसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस अच्छी हो। और इसे हम बहुत अच्छे से तब समझेंगे जब हम तीसरे सेशन में आएंगे, तीसरे सेशन में, जहाँ पे हम ओबेसिटी की बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम थायराइड डिजीज की बात करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे भी हम रीजनरेशन की बात करेंगे, नर्व एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। डाइट में जॉइंट पेन एक बहुत बड़ा भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ते हैं और फिर हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। वो भ्रम ये है कि आपके फूड में कैल्शियम होना चाहिए, आपके फूड में फास्फोरस होना चाहिए, आपके फूड में मैग्नीशियम होना चाहिए, आपके बॉडी में आपको एक उम्र के बाद बाहर से विटामिन लेना ही लेना है, आपको एक उम्र के बाद मल्टी विटामिन लेने ही लेने हैं। पहले 60-70 साल के लोगों को दिया जाता था, वही चीज फिर माल न्यूट्रिशन के बच्चों को देने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सच में न्यूट्रिएंट की कमी थी शायद। फिर वही चीज 40-50 साल की लेडी को देने लगे,
क्योंकि मेनोपॉज के बाद जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगने लगा। फिर वही चीज मेनोपॉज आए ना आए 40 साल की लेडी को देना शुरू कर दिया। और अभी आप देखते होंगे कि एक शू नाम थे पहले हीरोइन, तनु के समथिंग, तो वो कोई हीरोइन आएगी, यंग यंग हीरोइन आएगी और आके बोलेगी कि 30 साल की उम्र से लेडीज को ये मल्टीविटामिन लेने हैं कि जिसमें D3 की कमी आने लगती है, इसलिए ये वाला चीज लेना ही लेना। तो ये आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि दिस इज नॉर्मल, ये लेना नॉर्मल है। लेकिन जो कॉमन हो वो नॉर्मल नहीं है। जब आप बाहर से सप्लीमेंट लेने लगते हैं, डाइट की बात अलग है, लेकिन जब आप बाहर से सप्लीमेंट लेने लगते हैं, वो चीज रेडीमेड फॉर्म में लेने लगते हैं, तो आपका बॉडी वो चीज सिंथेसिस करना बंद कर देता है या कम कर देता है। जब आप थायराइड हार्मोन बाहर से लेने लगते हैं तो थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाता है। जब आप बाहर से रेडीमेड कैल्शियम लेने लगते हैं, बाहर से रेडीमेड किसी भी प्रकार का हार्मोन लेने लगते हैं, विटामिन D3 इज आल्सो काइंड ऑफ हार्मोन, तो वो जब लेने लगते हैं, B12 लेने लगते हैं, तो आपका बॉडी उस चीज का सिंथेसिस करना कम कर देता है। तो आइडियली वो करना नहीं चाहिए। जब हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस इंप्रूव करते हैं ना, तो वो अपने आप सुधर जाता है। तो ये जो भ्रम है ना कि आपके डाइट में कैल्शियम होना चाहिए, आपके डाइट में विटामिन होने चाहिए रेडीमेड, वो जरूरी नहीं है। आपको मैं अपना खुद का एग्जांपल अगर शेयर करूं, आज मेरी उम्र जो है वो 26 साल खत्म होने पे आई है, 26 साल का होने आया हूँ मैं। और मैं जब 17 साल का था तब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, 12वीं के बाद 17-18 की उम्र में कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था। 14 साल की उम्र से, 13-14 साल की उम्र से, यानी 9th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तब से मेरे बाल, एक 9th स्टैंडर्ड से मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए। उस समय पे शुरुआत की, 10वीं में आते आते यहाँ के साइड के बहुत सारे बाल सफेद हो गए, 11वीं 12वीं में थोड़े और बाल सफेद हुए, और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तो एक बार ऐसा इवेंट हुआ कि सर सिर्फ बात बात में पूछ रहे थे, कुछ चॉकलेट्स वगैरह उनके पास बची होगी कुछ क्विज कंपटीशन के एंड में, तो वो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे, चलो सबसे लंबा कौन है उसको एक ट्रॉफी दी जाएगी, सबसे छोटा कौन है उसको एक ट्रॉफी। तो उसमें सर ने पूछ लिया कि सबसे ज्यादा व्हाइट बाल किसके हैं, एंड होल कॉलेज वाज शेयरिंग माय नेम। तो वो एक इवेंट मुझे याद है, पूरी कॉलेज ने मेरा नाम लिया था कि मेरे बाल सबसे ज्यादा सफेद है। वहां पे उस स्थिति में ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे बाल सफेद थे, उस स्थिति में मुझे मेरे बॉडी में बहुत सारी डीजेनरेटिव चेंजेस थे। मेरा वेट था 53, 54, 55, उस एज में भी मेरा इतना वेट था, लेकिन मेरे बॉडी में बहुत डीजेनरेटिव चेंजेस थे। मुझे फंगल इन्फेक्शन था ग्रोइन एरिया में, मुझे स्किन कंडीशन थी, मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल थे, 50% से बाल मेरे व्हाइट थे, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, डी जनरेशन, जो डॉक्टर ईशा ने कहा कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज में आए, वो यूथ को भी हो सकता है। आई हैव फेस्ड दैट डी जनरेशन। वो डी जनरेशन लिटरली फील होता है कि पूरी जो स्पाइन है ना, ये हमारा जो शरीर है ना, उसमें जो स्पाइन का जो एरिया है ना बीच में, ये इस स्पाइन में आपको लिटरली पेन हो, यहाँ पे पेन हो, आपको ये सारे छोटे छोटे जॉइंट्स में लिटरली पता चले, वो डी जनरेशन का फेज है। देख आई हैव फेस, वो डी जनरेशन का फेज मुझे भी था। एक उंगली में इंजरी हुई, टेंडर इंजरी, अंगूठी पहनी हुई थी, रुमाल से छटका, दीवार को लगा, 1 साल तक दर्द गया ही नहीं। 1 साल राइटर रखा, दूसरा साल राइटर रखने की नियत आई, नौबत आ गई तो मना किया। फिर इतना स्ट्रेस था कि क्या करे क्या करे, और फिर हमने कहा चलो सब कुछ छोड़ दो, जो जैसा है वैसा रहने दो। फिर लाइफस्टाइल में चेंज लाया, फिर नेचुरोपैथी को समझा, फिर उसे अडेप्ट करना शुरू किया। सेकंड ईयर में नेचुरोपैथी फिलोसॉफी है हमारे कॉलेज में, सेकंड ईयर से उसे समझना इंप्रूव करना शुरू किया। पहले नॉनवेज खाता था फ्रिक्वेंट, हफ्ते में 2-3 बार या 1-2 बार। अंडे तो शायद रेगुलर चलते, रोज 1 गिलास दूध पीना एक समझो कि रिचुअल था। कर कई सालों से, बचपन से दूध पी के ही जाना है, पूरा ग्लास 1 गिलास दूध पी के जाना है। नॉनवेज खा रहे हैं, ये अंडे खा रहे हैं, वेट भी अच्छा है, उसके बावजूद भी आप मानेंगे नहीं, मेरे ब्लड में उस समय पे विटामिन डी था 10 इंटरनेशनल यूनिट। 30 international unit is considered as deficient. 50 to 100 is said as desirable. और मेरा था 10। पाँव में एक मोच आती थी ना वॉलीबॉल खेलते खेलते, तो वो एक 1.5-1.5 महीने तक ठीक नहीं होती, वो स्थिति थी। और उस स्थिति में से मैं वापस आया था विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट।
कैसे? मैंने सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स को समझा, और वो प्रिंसिपल्स ये है कि अगर आपको थकावट लग रही है तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, आप आराम करेंगे। अगर भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं खाएं। तो मैंने बहुत सारे भोजन अपने स्किप किए, दोपहर का खाना स्किप किया, शाम को भूख लगी, कैसी भूख है, हल्की भूख है तो ठीक है, मैंने फ्रूट खा लिया। बहुत तीखा खाता था मैं, बहुत तीखा, जो हमने कहा ना सेंसरी स्टिमुलेशन, तो वो मैंने बंद किया। मिर्ची वाला खाना, इतना मिर्ची यूं समझिए कि सुबह में चाय पी रहा हूँ कप में लेके, साथ में पराठा खा रहा हूँ, उसके साथ एक लहसन की चटनी, 1 चम्मच लहसन अदरक की चटनी, ये सब चीजें एक साथ हो रही है। जब भी खाने बैठ रहे हैं तो 2-3 हरी मिर्च खा लूंगा मैं। ये स्टेज में से मैं गुजर रहा था, इससे मेरे पूरे बॉडी में बहुत गर्मी, हर प्रकार के स्किन प्रॉब्लम हो रहे थे, हर प्रकार से ये हेयर फॉल हो रहे थे, ब्लड लेवल पे एसिडिसिटी बढ़ रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज, जो रात को 12-1 बजे तक जग रहा था, एंड्रॉइड फोन आ गया था ना 10वें में तक, तो रात को 12-1 बजे तक चैटिंग चलती थी या कुछ ना कुछ चल रहा था, तो वो कम किया, वो बंद किया। रात को 9 बजे नींद आ रही है तो 9 बजे सो जाओ। आपको अगर 9 बजे नींद आ रही है और आप उसके बावजूद भी 9:30 बजे तक जग रहे हैं, तो वो आधा घंटा आप अपने आप को अब्यूज कर रहे हैं। आप मत कीजिए, वो अच्छी चीज नहीं है। कोशिश कीजिए प्रायोरिटाइज करने को अपने आप। भूख नहीं लगी है ना, तो प्रसाद को भी उस समय पे मत खाइए। कोई प्रसाद दे रहा है तो वो ले लीजिए, मुझे जब भूख लगेगी ना तो मैं अपने भोजन के साथ खाऊं। अगर भूख बहुत अच्छी है ना तो वहां पे आपको विरुद्ध आहार भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं, फर्स्ट ईयर में जो लड़का योग के सिंपल आसन नहीं कर सकता था ना, वो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फाइनल फोर्थ ईयर में 3 बार यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सिटी में चैंपियनशिप में हम सेकंड रैंक लाते हैं, और 2 बार ऑल इंडिया में जाके यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे हुआ? जो फर्स्ट ईयर में बाल, सेकंड ईयर में बाल 50% सफेद थे, वो फाइनल ईयर में आते आते मेरे बाल काले होना शुरू हो गए। मैं लिटरली हॉस्टल में जाके सभी को दिखाता था, लड़कों को, कि देखो ये मेरा बाल ऊपर से सफेद है, नीचे से देखो काला आ रहा है, वही बाल काला हो गया। इट इज पॉसिबल। जहां मैंने कहा कि मैं इतना नॉन वेजिटेरियन था, मैं रेगुलर डेयरी प्रोडक्ट ले रहा था, रेगुलरली एग्स आते थे, वहां मैंने वो सारी चीजें बंद कर दी। आई बिकेम ऑलमोस्ट वीगन। लेकिन मैं ऑलमोस्ट भी वीगन हो गया, नॉनवेज कंप्लीटली बंद हो गया, काफी हद तक, कई सालों तक मैंने नहीं लिया, और उसके बावजूद भी वो सारी चीजें नेचुरली रिवर्स हुई। हेल्थ जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट में नहीं नापी जाती। हेल्थ महसूस करने की चीज है, वो अनुभव करने की चीज है, और वो तब होगी जब अपने लाइफस्टाइल को चेंज। ठीक है, तो और क्या डाइट में छोटे मोटे चेंजेस आने चाहिए, क्या होते हैं, वो हम आगे के सेशंस में समझते हैं। आज का समय हो गया है, 5:05 ऊपर हो गए, हमने 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा लेट शुरू किया था, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आज हम यहाँ पे अपना सेशन खत्म करते हैं। जो भी चीजें छुटी हैं या डाइट के बारे में हमें जो और डिस्कशन करना चाहिए, वो क्या होने चाहिए, वो हम आगे के सेशंस में डिस्कस करते हैं। अभी हम लेते हैं प्रश्न। आपके कोई प्रश्न है? जो लोग ऑनलाइन कहना चाहते हैं वो भी अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी, जो भी हाँ ऑनलाइन है वो प्लीज पहले अपना नाम बताएं, और फिर प्रश्न पूछे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कर दें। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार सर, मैं हेमांग जयसूर बोल रहा हूँ, गौतम परमार का कलीग हूँ। मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, बट ये सेशन मैंने अटेंड किया, तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अब हम लोग ने डी जनरेशन की बात की कि जब अगर डी जनरेशन ज्यादा हो रहा है तो हमको रीजनरेशन करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना चाहिए, राइट? जी, तो कभी कभार हम लोग सुनते हैं कि जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग काम करना चालू रखते हैं या कुछ अपने बॉडी को मूवमेंट देना चालू रखते हैं ताकि उनकी बॉडी वीक ना पड़ जाए। तो वो ऐसा, मतलब वो सुनने से ऐसा लगा कि अगर हम लोग अपने बॉडी को ज्यादा ही रेस्ट पहले ही देने लगते हैं, जैसे 45 की उम्र में अगर कोई रिटायर हुआ है, 50 की उम्र में कोई रिटायर हुआ है, तो तभी से ही वो रेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, तो उनकी बॉडी में ज्यादा जॉइंट पेन आने के चांसेस है। वैसा मतलब लोग ऐसा मानते हैं और मेरा भी ऐसा मानना है। तो ये सेशन के बाद ऐसा हुआ कि अगर हम लोग
जब भी डिजनरेशन हुआ तो रिजनरेशन के लिए कंजर्वेशन एनर्जी जरूरी है, तो वो आप थोड़ा समझा दीजिए। देखिए मिक्स हो रही है यहाँ पे। एक जो आपका प्रश्न है ना कि हम मोबिलिटी चालू रखते हैं या एक्सरसाइज चालू रखते हैं तो हमारी क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तो उसको हम कल के सेशन में लेने वाले हैं। उसको मैं वहां पे एक्सरसाइज का जो वो बेनिफिट है वो समझाऊंगा, और वो कब बेनिफिशियल है और कब हार्मफुल है वो हम देखेंगे। यहाँ तो ये समझना है कि जब डीजनरेशन हो चुका है ना, तब सिर्फ और सिर्फ pain नहीं है, तब आपको ओवरऑल वीकनेस भी होगी। और जब वीकनेस है, जब टायर्डनेस है, जब आपका बॉडी आराम मांग रहा है, तब आप उसे आराम दीजिए। एक्सरसाइज करनी है लेकिन तब जब आपका बॉडी अलाउ करे। हर प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। हम अगर आप हमारे कभी रेगुलर योग के सेशन अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम हर प्रकार की मूवमेंट करवाते हैं। हमारे साथ मॉर्निंग में जो 60 साल के लोग भी आ रहे हैं, 55 साल के, 58 साल के, 54 ईयर्स के, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी शीर्षासन भी कर रहे हैं, वो सभी चक्रासन भी कर रहे हैं, वो सभी आप सिटअप्स भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जंप्स भी मार रहे हैं। तो वो हर मूवमेंट करनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो मूवमेंट नहीं करनी है, लेकिन जिस मूवमेंट में आपको दर्द हो, जिस मूवमेंट में आपको डिस्कम्फर्ट हो, वो नहीं करना है। अगर आपके बॉडी में वीकनेस है, जरा सा भी मूवमेंट करने से आपको तकलीफ हो रही है, तो उसका मतलब सीधा ये है कि आपका बॉडी आपको एक्सरसाइज करने की अनुमति नहीं दे रहा। जहां रेस्ट की आवश्यकता है टायर्डनेस के बाद, वहां रेस्ट ही देना है। वहां स्टिमुलेशन देने से एनर्जी और व्यर्थ होगी और बिगड़ेगी। जहां एनर्जी है वहां उस एनर्जी का उस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपकी कैपेसिटी बढ़े। और कैपेसिटी बढ़ने का सीधा अर्थ ये है कि वही कार्य करने के लिए आपको कम से कम ऊर्जा की जरूरत। एक एथलीट जो 10 किलोमीटर एक साथ भागता है, वो पहले दिन से 10 किलोमीटर नहीं भागता, वो अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है। अगर वो एक साथ भागने जाएगा तो वो दूसरे दिन नहीं भाग पाएगा, शायद एक हफ्ते तक नहीं भाग पाएगा। तो अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ानी है। अगर वही एथलीट भी उसकी नींद पूरी ना करे, वही एथलीट अगर उसकी डाइट डिस्टर्ब करे, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो डिस्टर्ब होगा। अगर आप न्यूज में तो बहुत सारे लोगों ने विराट कोहली का इंटरव्यू सुना होगा। विराट कोहली ने जो इंटरव्यूज दिए उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो पहले बहुत ही रफली खाते थे, उनका डाइट ही से कि डाइट बहुत ही एक ही जगह का छोले कुलचा, बहुत तीखा खाते थे ये वो, और नॉनवेज भी बहुत खाते थे। उन्होंने वो सब चेंज किया और उन्होंने अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया, अपनी स्लीप साइकिल को करेक्ट किया। जैसे आमिर खान भी बहुत बार बोलते हैं कि उन्होंने अपनी स्लीप साइकिल में बहुत ध्यान दिया है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनके फैन बन जाइए ये वो, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं वो समझिए। उनके माध्यम से कहूंगा तो यूथ को ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो वो चीज समझनी है कि आपका बॉडी जब जो मांगे तब वो चीज, जब रेस्ट मांग रहा है तब न देने की वजह से रीजनरेशन ज्यादा होता है। एनर्जी को बाकी सभी कार्यों में बहुत ज्यादा स्पेंड कर देने से जो बेसिक कार्य है न्यूट्रिशन का वो नहीं होता, तब डीजनरेशन ज्यादा होता है। आप डाइजेशन में एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, आप एक प्रकार से सेंसरी स्टिमुलेशन में एनर्जी को यूज करते रहेंगे, तो बॉडी के अंदर कुछ नहीं होगा जो मेंटेनेंस के लिए होना चाहिए, ठीक है। और 2-3 दिन डीजनरेशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वो चिंता मत कीजिए। आपको ठीक और है प्रश्न क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ नहीं सर, ये तो मैं समझ गया। एक और छोटा सा प्रश्न था। जो हमने डाइट की बात करी कि अगर कोई फूड है जो हैवी है डाइजेशन में, तो उसके जी डाइजेशन में बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करती है, राइट। जी तो हम मेरा मेरा मोस्टली डेस्क जॉब रहता है, तो जब भी मैं कोई ऐसा फूड खाता हूँ जो मतलब जो ज्यादा डाइजेशन मतलब जिसका हैवी होता है, तो लोग मतलब मम्मी भी बोलती है कि ऐसा बोलते हैं कि अगर तेरा फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा हो ना, तभी वैसा पहला फूड खाना चाहिए जब जो हैवी होता है। ठीक है। तो अगर ऐसा माने कि अगर हम लोग हैवी फूड खाते हैं तो उसके मुकाबले हमको ज्यादा उतना ही फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ता है, तो वो नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा उसमें दोनों में नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। सर समझाइए वो। ऐसा नहीं है कि ज्यादा एक्सरसाइज जो करते हैं उनको हैवी खाना चाहिए। आपकी भूख कैसी है उस पर ही निर्भर करता है। कोई और पैरामीटर नहीं है आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी भूख। अगर आपके बॉडी में हेवी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी
तो आपको हेवी भूख लगेगी। अगर आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की जरूरत होगी तो आपको बहुत कम भूख लगेगी, आपको मौसम्बी का जूस पीने से भी सेटिस्फेक्शन लगेगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? लेकिन जब बहुत हेवी भूख लगी होगी तब मौसम्बी का जूस पीने से, 2 ग्लास पीने से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो वो हम डाइट का हम बहुत अच्छे से और 2 दिनों में डिस्कस करेंगे कि हमें डाइट में इन तीनों कंडीशंस में क्या चेंजेस लाने चाहिए और क्या छोटे मोटे चेंजेस लाने से भी ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद आप प्रश्नों का जवाब देने। हम इसी पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ, जिनको प्रश्न ना हो वो मीटिंग लेफ्ट करना चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। अगर किसी को प्रश्न हो तो वो पूछिए। जी, राजेश सिंह जी, તમે કઈ પૂછી રહ્યા છો? ठीक, कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की मीटिंग को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल फिर से 3 बजे सभी लोग 5 मिनट पहले जुड़ जाइएगा। कल हम कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट 3 बजे मीटिंग को स्टार्ट। थैंक यू।